आज मैं आप लोगों के साथ दो इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर ने पिछले 12 साल के अंदर ऑन एवरेज हर साल 17.7% अपना प्रॉफिट ग्रो किया? जी हां, 17.7%। इसको अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तानी इन्फ्लेशन के साथ तो पिछले 15 साल के अंदर पाकिस्तानी इन्फ्लेशन तकरीबन 9-10% से ज्यादा नहीं हुई। तो पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर ने ना सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट किया बल्कि इससे भी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट बनाया। अच्छा, थोड़ा सा डिविडेंड यील्ड के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये एक वाहिद सेक्टर ऐसा है जिसने बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड दिए हैं। पिछले 12 साल के अंदर अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो तकरीबन इस सेक्टर ने 7.5% जो है डिविडेंड यील्ड दिया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर लेट्स सपोज आपने एक शेयर बाय किया है और वो शेयर की प्राइस एक साल नहीं परफॉर्म की तो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, लेकिन डिविडेंड के तौर पे तब भी आपको 7.5% मिल सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं और ये अज्यूम करें कि लेट्स सपोज जितना बैंक ने हर साल तकरीबन 17.7% प्रॉफिट बनाया है, इतना ही शेयर की प्राइस भी परफॉर्म करे और डिविडेंड यील्ड भी 7.5% हम ऐड करते हैं तो ये तकरीबन 25% बनता है। और अगर पिछले 12 साल के अंदर अगर लेट्स सपोज यही पैसा आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की होती तो 25% के हिसाब से 12 साल के बाद ये तकरीबन 14,50,000 रुपए बच चुके थे। जी हाँ, 14.5 गुना गेन। यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहिए कि पाकिस्तानी बैंक्स ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बेहतरीन प्रॉफिट बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हम इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 2 पे आते हैं और वो है डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट ये होता है कि एक कंपनी ने जितनी अर्निंग्स की हैं उसका कितना परसेंटेज वो डिविडेंड के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। यहाँ पे अगेन ये समझना है कि बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान का अंदर बहुत बेहतरीन डिविडेंड पे आउट दे चुका है। पिछले 12 साल के अंदर देखा जाए तो ये तकरीबन 38% जो है वो डिविडेंड पे आउट देते हैं। ये नहीं कि अगर इन्होंने 100 रुपए बनाया तो उसमें से 38 रुपीज ऑन एवरेज जो है ये अपने कस्टमर्स या अपने शेयर होल्डर्स को ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये इतना बेहतरीन जो बिजनेस मॉडल बैंक्स का है, आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि ये अपने बिजनेस को कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स इतने जबरदस्त बनाते हैं। और दूसरे हम मिजान बैंक को भी थोड़ा सा देखेंगे कि क्या मिजान बैंक जो है इस टाइम हमारे टॉप बैंक्स में आता है और क्या आने वाले वक्त के अंदर भी वो इसी तरीके से परफॉर्म करेगा जो कि पिछले 10 साल के अंदर परफॉर्म करता आ रहा है। बैंक्स के बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि जब हम बैंक्स के पास अपने पैसे रखवाते हैं तो बैंक्स हमें बदले में क्या देता है। नंबर 1, हमें एक करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के एक ऑप्शन देता है कि अगर आपने हमारे पास पैसे रखवाने हैं तो एक करंट अकाउंट है जिसके अंदर आप सिर्फ पैसे हमारे पास रखवाएंगे, इसके ऊपर बैंक जो है हमें कोई भी रिटर्न नहीं दे रहा होता। और एक सेविंग अकाउंट होता है जिसके अंदर अगर हम पैसे रखवाते हैं तो बैंक्स उस बेस के ऊपर हमें कोई भी एक प्रॉफिट देता है। लेट्स सपोज अगर कोई आपके इंटरेस्ट रेट नीचे चल रहे हैं तो 9-10% के पास भी आपको रिटर्न मिल सकता है। अगर आपके इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर चल रहे हैं तो आपको 16-17% भी आपको इसके बेस के ऊपर रिटर्न बैंक देता है। इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी दी जाती है ताकि जो भी आपने शॉपिंग करनी है या कोई भी खर्चा खराजात कर रहे हैं तो वो कार्ड को आप यूज करके अपने ही अकाउंट से जो रकम है उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस भी बैंक्स आपको प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज आपकी कोई ज्वेलरी है या कोई आपने एक्स्ट्रा कोई चीजें रखवानी है तो जो कि आपके घर के लिए एक थोड़ा सा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि चोरी ना हो जाए, तो आप बैंक्स के पास भी वो सेफ बॉक्सेस के तौर पे रखवा सकते हैं और बैंक्स जो है उसके लिए एक छोटी सी मिनिमम फीस भी आपको चार्ज करते हैं। इसके अलावा अगर लेंडिंग सर्विस पे आ जाए तो बैंक्स जो है वो लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये लोन जो है वो गवर्नमेंट्स को भी प्रोवाइड किया जाता है, कॉर्पोरेशंस को भी किया जाता है और आम रिटेल लोगों के लिए जैसे हम लोग हैं हमें भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर हमने गाड़ी कोई खरीदनी है तो हम बैंक से गाड़ी जो है निकलवा के लोन ले सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर हमने हाउसिंग के रिलेटेड लोन लेना है तो तब भी बैंक जो है हमें ये लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लाइंस ऑफ क्रेडिट और लेटर्स ऑफ क्रेडिट ये भी बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर आपने यूएसए से कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर मंगवानी है तो यूएस का जो सेलर है उसको एक गारंटी चाहिए कि आपकी जो पेमेंट है उस तक पहुंच सकती है। तो यहाँ पे बैंक जो है वो अपनी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना दिया जाता है जिसकी वजह से जो सेलर होता है उसको ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि जो मैं प्रोडक्ट यहाँ से भेज रहा हूँ इसके बदले में मुझे जो है पेमेंट मिल जाएगी। और जो बायर होता है उसको भी ये पता लग जाता है कि वो जो पेमेंट जो प्रोडक्ट है वो मेरे तक अच्छे तरीके से पहुंच जाएगी। अच्छा, अब ये चीज तो हमें समझ आ गई कि बैंक्स ने हमें सर्विसेज क्या प्रोवाइड की, लेकिन बैंक्स पैसे कैसे बनाता है। अब बैंक्स के पैसे बनाने के लिए हमें पहली चीज ये समझनी है कि जो पैसा हम बैंक्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं ये है एक डिपॉजिट।
और बैंक्स के पास ये इख्तियार होता है कि ये वाला पैसा किसी भी तौर पे वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर बैंक्स जो है ये पैसे प्रोवाइड करते हैं बोरोवर्स को, जिसके अंदर दो मेजर बोरोवर्स आते हैं। नंबर वन जो है वो आपकी गवर्नमेंट आती है, और गवर्नमेंट जो है अगर उसको पैसों की जरूरत पड़ती है तो अगेन वो क्या कर सकती है, बैंक से जो है वो पैसे लेके जो है उसके बदले में एक फिक्स रिटर्न जो है, एक फिक्स प्रॉफिट बैंक्स को प्रोवाइड कर सकती है। दूसरा जो है, ये जो बोरोवर्स में आपकी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस भी आती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको अपने प्रोडक्ट्स के लिए या कोई भी चीज अपनी मशीनरी के लिए, कोई लैंड के लिए कोई लोन लेना है तो वो भी बैंक्स के पास आ सकती है। यहां पे थोड़ी सी आप लोगों ने बात को समझना है कि बैंक्स जो है हमारा पैसा लेके गवर्नमेंट को पैसे दे रही है, और गवर्नमेंट जो है वो एक फिक्स रिटर्न जो है वो बैंक को दे रही है, और बदले में हमें करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं मिलता, 0% मिलता है। तो यहां पे आती है हमारी थोड़ी सी बेवकूफी, या एक अच्छे लफ्जों में बात कर लूं तो मासूमियत आती है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा जो पैसा बैंक के अंदर पड़ा होता है वो बैंक जो है वो एक बिजनेस के तौर पे बोरोवर्स गवर्नमेंट को या बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को पैसे देते हैं, और बदले में एक बहुत जबरदस्त रिटर्न पे बनाते हैं। अब ये रिटर्न कितना होता है ये थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक आप लोगों को कासा का नंबर नजर आओगा, ये है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का डिफरेंस। सो करंट अकाउंट जो होता है ये बेसिकली हमारा वो अकाउंट होता है जिसके अंदर सिर्फ हमने पैसे डाले और इसके बदले में हमें बैंक कोई भी पैसा नहीं देता, यानी कि 0% रिटर्न मिलता है। और ज्यादातर जो है बैंक्स की कोशिश होती है कि हमारे पास आए और हमसे वो कहते हैं कि जी आप हमारे पास करंट अकाउंट खुलाएं, क्योंकि बैंक्स को पता है कि भाई ये एक फ्री का पैसा है। जब फ्री का पैसा बैंक के पास आएगा वही बैंक जो है पैसा लेके गवर्नमेंट को दे सकता है या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन को दे सकता है, और उसके ऊपर 22% का रिटर्न बना सकता है। जी हाँ, 22%, यानी कि 2022 के अंदर जिस टाइम पे हम डिफॉल्ट की सिचुएशन हमारी चल रही थी उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट जो थे वो तकरीबन 22% पे जा चुके थे। यहां पे बैंक्स जो थे वो बैठे बैठाए 21-22% का रिटर्न जेब में डाल लेते, और ये चीज हमें नहीं समझ आती कि ये वाकई में इस तरीके से बैंक जो है बड़े जबरदस्त पैसे बना रहे थे। अच्छा चले, ये तो करंट अकाउंट हो गया, ये तो हमारी बेवकूफी कह ले या मासूमियत कह ले कि हमें पता नहीं है कि हमारे पैसों से इतना जबरदस्त पैसा बनाया जा रहा है, और जो बड़े बड़े डायरेक्टर है या सीईओ हैं वो बड़ी बड़ी अच्छी सैलरीज लेके घर जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो आती है वो आपकी सेविंग अकाउंट आती है। चले ठीक है, मान लिया कि आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी ज्यादा ऊपर है, अब सेविंग अकाउंट में भी कुछ ना कुछ तो रिटर्न हमें मिलना चाहिए। यहां पे ये चीज को समझना है कि बैंक्स आपसे पैसे लेता है, और बैंक जो बोरोवर्स को जो पैसे देगा उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा, जाहिर सी बात है कि उससे थोड़ा ही कम रिटर्न आपको देगा। तो यहां पे जो स्टेट बैंक्स के लॉज होते हैं उसके मुताबिक ज्यादातर जो था, कुछ अर्सा पहले ये एक लॉ था कि जितना भी आप रिटर्न मिलेगा आपको उसमें से 1.5% आप रखेंगे, और बाकी जो है अपने जो क्लाइंट्स हैं, यानी कि हम जैसे लोग जो सेविंग अकाउंट्स इनके पास है उतना आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 22% का रिटर्न बैंक बना रही है तो उसमें तकरीबन 20.5% या 20% जो है आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहां पे एक चीज समझनी है, करंट अकाउंट के ऊपर सीधा सीधा 22% का रिटर्न था 2022 के अंदर, और अगर सेविंग अकाउंट में देखा जाए तो तकरीबन 2% 1.5% के पास था। तो बैंक्स को किस चीज में फायदा होगा? करंट अकाउंट्स में फायदा होगा। तो हर बैंक की यह कोशिश होती है कि अपने पास जो है करंट अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करवाया जाए। अच्छा, अब यहां पे तो हमें समझ आ गई कि करंट अकाउंट की कितना जरूरी है। तो कासा की जो रेशो है ये होती है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की रेशो। तो ये जितनी बैंक्स के पास ज्यादा होगी उतना ही जाहिर सी बात है कि बैंक्स जो है वो ज्यादा अच्छा रिटर्न बनाएंगे। यहां पे हमने क्या किया कि ये एक सारा डाटा हमारे पास कंपाइल किया हुआ है, और एक एक चीज को हम बार बार देखेंगे। नंबर वन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन बैंक्स टू चेक इज कासा के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की रेशो कितनी है। यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है हमारे पास टॉप पे आ रहा है, 97% है। सेकंड नंबर पे एमसीबी है 94%, मिजान बैंक 91%। सो मिजान बैंक जो है हमारे टॉप के बैंक्स के अंदर शामिल है कासा के अंदर, और अगर एवरेज वाइज बैंक्स की देखा जाए तो तकरीबन 81% बैंक्स का रिटर्न बनता है। अच्छा, यही चीज सिर्फ ये नहीं है कि कासा को सिर्फ हमने देखना है, हमने ये भी देखना है कि हर साल जो है करंट अकाउंट जो है हर बैंक से कितने इंक्रीज किए हैं। जैसे कि टॉप पे ऊपर अगर हम देखें तो यूबीएल का जो है सबसे ज्यादा करंट अकाउंट ग्रो किए हैं 72% पिछले एक साल में। सेकंड नंबर पे नेशनल बैंक 38%, बीआईपीएल जो है वो 34%, और अगर टोटल हम बैंक्स की एवरेज देखें तो 31% थी। मिजान बैंक ने तकरीबन 30% करंट अकाउंट की ग्रोथ की है। यहां पे थोड़ा सा आप लोगों ने सोचना है कि जिस टाइम पे हम ये वीडियो बना रहे हैं आज से एक साल पहले जो है कौन से दो बैंक सबसे बेहतरीन परफॉर्म किए।
यूबीएल एंड नेशनल बैंक, और दोनों में करंट अकाउंट की ग्रोथ आप देखें। तो ये चीज को हमने समझना है कि जितना ज्यादा बैंक जो है वो करंट अकाउंट ग्रो करेंगे उतना ज्यादा चांसेस है उनके प्रॉफिट बनाने पे। चलिए इसके बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग के हमने किस तरीके से डिपॉजिट की ग्रोथ भी देखनी है। करंट अकाउंट तो देख लिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें डिपॉजिट भी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि क्लाइंट्स जो है जैसे हम जैसे लोग जो हैं वो बैंक्स के पास पैसा ज्यादा रखवाएं। तो यहां पे डिपॉजिट ग्रोथ पे सबसे पहले देखा जाए तो यूबीएल का अगेन 96% सबसे ज्यादा इजाफा था। और कौन सा बैंक सबसे अच्छा परफॉर्म किया पिछले साल? यूबीएल। सेकंड नंबर पे फैसल बैंक है, थर्ड नंबर पे बैंक ऑफ खैबर है। इसके अलावा मिजान बैंक जो है चौथे नंबर पे आता है विद 28%, और अगर एवरेज देखी जाए पूरे बैंक्स की तो तकरीबन 26% है। इसके अलावा करंट अकाउंट टू डिपॉजिट रेशियो, ये हमने देख लिया कि करंट अकाउंट भी बढ़ने चाहिए, और डिपॉजिट के हिसाब से कौन सा बैंक सबसे टॉप पे आ रहा है इस टाइम? जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है वो 59% है। सेकंड नंबर पे यूबीएल आता है 51%, मिजान बैंक आपका 47% फोर्थ नंबर पे आ रहा है। और अगर टोटल लिस्ट को देखा जाए तो तकरीबन 38% पूरे बैंक्स ने पिछले साल के अंदर ग्रोथ दिखाई है, विच इज फिनोमिनल। इसी वजह से बहुत ज्यादा बैंक्स ने बहुत ही जबरदस्त उनकी कैपिटल ग्रोथ भी नजर आई है, और शेयर की प्राइस भी उसी के हिसाब से हमें परफॉर्म करती हुई नजर आई है। इससे नेक्स्ट हम एक और कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एडीआर एंड आईडीआर। सो एडीआर इज एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो, और आईडीआर होता है इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो। ये दो टर्म्स हैं, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो कहा जाता है कि जितना भी बैंक्स के पास डिपॉजिट होता है उसका जो बड़े बड़ी कॉर्पोरेशंस, ये बड़े बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनको जो लोन दिया जाता है वो एडवांसेस कहलाते हैं। सो एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो जितना ज्यादा होगा बैंक्स का, इतना इसका मतलब ये है कि जो बैंक्स हैं वो बड़ी बड़े कॉर्पोरेशन को ज्यादा लोन दे रहे हैं। उसके बरक्स अगर इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो होती है बेसिकली कि आपने गवर्नमेंट को पैसे दे दिए या कुछ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो जो कि बैंक ज्यादातर जो है गवर्नमेंट को लोन देते हैं, और गवर्नमेंट जो है उसके रिटर्न के ऊपर एक फिक्स इनकम जो है वो आपको वापस कर रहे होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो। यहां पे मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बैंक्स इस चीज पे फोकस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो के इसको हमने बरकरार रखना है, और इसमें गवर्नमेंट को बैठे बिठाए वो बड़े अच्छे पैसे बना रहे थे। इसी वजह से अगर आप देखें हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बैंक लोन भी नहीं देता, बल्कि हमसे जान छुड़वा रहा होता है, और हम ही के पैसे यूज करके गवर्नमेंट से अच्छे पैसे बना रहा होता है। अच्छा, यहां चीज थोड़ी सी हम समझेंगे कि कुछ अरसा पहले जो था गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से ये लॉ पास हुआ कि चूंकि बैंक जो थे वो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा पैसे बना रहे थे, तो कोशिश ये की गई कि बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन ज्यादा दिए जाएं, और इस कंडीशन के ऊपर कई बैंक्स को कुछ पेनल्टीज भी देनी पड़नी थी कि अगर लेट्स सपोज अगर आप 50% से, और स्टेट बैंक ने कहा था कि अगर आप 50% से ऊपर अपने एडीआर को ले जाएंगे, यानी कि एडवांस डिपॉजिट रेशियो को ले जाएंगे, तो हम आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो नहीं लगाएंगे। इसकी वजह से हुआ ये कि बहुत ज्यादा बैंक्स जो हैं उन्होंने कोशिश की कि हम ज्यादा से ज्यादा लोन दें, और कई बड़ी बड़ी कंपनीज को बहुत सस्ते लोन्स भी प्रोवाइड किए गए ताकि एडीआर की जो रेशियो है वो 50% से ज्यादा क्रॉस करवाई जाए। लेकिन कुछ अरसे बाद जो है ये रूल जो है वो रिवर्स कर दिया गया था, और जैसे ही रिवर्स किया गया था तो अगेन बैंक्स जो है उन्होंने कोशिश की है हम अपने आईडीआर के ऊपर ही ज्यादा फोकस करें। यहां पे अगेन आईडीआर की परसेंटेज देखी जाए तो सबसे अगेन टॉप पे कौन सा है? यूबीएल है। फिर अगेन पिछले बेस्ट साल परफॉर्म किसने बेहतरीन किया? यूबीएल ने किया। नेक्स्ट जो है अस्करी बैंक को देख लें, नेशनल बैंक को देख लें। इसी वजह से अगर आप देखें नेशनल बैंक, अस्करी बैंक, ये तीनों बैंक्स जो है ये पिछले एक साल के अंदर बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किए थे। अगर टोटल लिस्टेड बैंक्स को एवरेज देखी जाए तो तकरीबन 97% है। मिजान बैंक की देखी जाए आईडीआर तो वो तकरीबन 79% है। अच्छा, एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो ये ज्यादा अच्छा अकाउंट इसलिए होता है कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को आप पैसे भी देते हैं। तो मिजान बैंक की जो परसेंटेज है वो 50% है, और अगर आप टोटल लिस्टेड बैंक्स को देखा जाए तो तकरीबन वो 37% है। अच्छा, यहां पे तो समझ आ गया कि बैंक्स ने बेहतरीन अपना बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है जिसमें गवर्नमेंट को या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को पैसे देते हैं और हमसे ही पैसे लेके वो जनरेट कर रहे होते हैं। देखिए दूसरे एंड पे एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना बैंक्स अपनी कॉस्ट को कम रखे उतना ही एक बैंक्स के लिए बेहतरीन होता है। सो यहाँ पे जो कॉस्ट टू इनकम की जो रेशियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे जो टॉप क्या बैंक है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है जिसका 30% कॉस्ट टू इनकम है। मिजान बैंक सेकंड नंबर पे आता है जिसने अपनी कॉस्ट को बहुत ज्यादा बरकरार रखा हुआ है 31%। थर्ड नंबर पे यूबीएल है 33%। अगेन जितना यूबीएल अच्छा परफॉर्म कर रहा था, डिपॉजिट ग्रोथ कर रहा था, करंट अकाउंट ग्रोथ कर रहा था, उतनी ही उसने कॉस्ट भी कम रखी। अगर टोटल बैंक्स की परफॉर्मेंस देखी जाए तो तकरीबन 47% जो है कॉस्ट टू इनकम ऑफ सारे बैंक्स की है। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी आती है नॉन परफॉर्मिंग लोन टू नेट लोन्स। यहां पे ये चीज को ज़हन में रखें कि जितने भी बैंक्स लोन देते हैं, जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस होती हैं, कुछ ना कुछ पैसे जो हैं
वो बड़ी बड़ी कंपनीज डिफॉल्ट कर जाती हैं, या फिर उनके जो लोन्स हैं कुछ जो पीरियड जो प्रॉमिस पीरियड होता है उससे थोड़ा सा वो लेट पेमेंट करती हैं, तो इन सारी पेमेंट्स को लिखा जाता है प्रोविजंस के अंदर या नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के अंदर। ठीक है, सो ये जाहिर सी बात है, जितने आपके कम होंगे उतना ही बैंक जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। यहाँ पे टॉप पे है एबीएल बैंक, इसमें तकरीबन 1% एनपीएल टू नेट लोन्स है। और अगर सेकंड नंबर पे देखा जाए तो मिजान बैंक आपके सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे फैसल बैंक है। ऑन एवरेज अगर टोटल बैंक्स को देखा जाए तो टोटल लिस्टेड बैंक जो है वो तकरीबन 6% आपकी नॉन परफॉर्मिंग लोन टू नेट लोन्स है। तो मिजान बैंक जो है हमारे इस टॉप कैटेगरी में फिर भी यहां पे शामिल है। इससे नेक्स्ट आते हैं हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ये बैंक्स की तरफ से एक स्टेट बैंक की तरफ से एक रूल होता है कि आप जितने भी लोन्स प्रोवाइड करें या जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया है वो एक खास रिस्क के अंदर शामिल होता है, और उसके अंदर जो रेशियो को देखा जाता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। पाकिस्तान के अंदर जो है बैंक्स ये बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाते भी हैं और अच्छे तरीके से इसको कवर भी करते हैं। अगर इस टाइम पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को देखा जाए तो एबीएल जो है वो हमारी टॉप लिस्ट में आता है 28%। इसके बाद जो है अगर हम बाकी बैंक्स को देख लें जिसमें यूबीएल जो है वो 21% पे है, मिजान बैंक जो है वो तकरीबन 19% है, नेशनल बैंक जो है वो तकरीबन 20% है। अगर टोटल लिस्टेड बैंक्स को देखा जाए तो ये तकरीबन 19% है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो रूल है वो तकरीबन 11-12% से ऊपर है कि अगर आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 11-12% से ऊपर है, बैंक जो है वो दैट कैन बी कंसिडर्ड गुड। तो यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है हमने सरमाया की वेबसाइट के ऊपर भी ऐड किया हुआ है, आप लोग वहां भी जाके भी एक एक बैंक की रेशियोज को चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट ये करना होगा कि कुछ लॉज जो है पिछले 2025 के अंदर चेंज किए गए थे, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक्स जो है जहां पे गवर्नमेंट को जब लोन प्रोवाइड कर रही होती है तो जो वहां से जो उनको रिटर्न मिल रहा होता है उसके ऊपर 1.5% जो है वो बैंक्स अपने पास रखता है और बाकी जो है वो अपने क्लाइंट्स को उनको देना पड़ता है। यही चीज जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज से एक साल पहले 2025 के अंदर ये चीज को खत्म कर दिया, और उसकी बेस के ऊपर जो है आपके जो बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, उसके अंदर जो है ये रूल को बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से अगर आप देखें कि कमर्शियल बैंक्स के अंदर ये प्रॉफिट जो है वो बड़े जबरदस्त परफॉर्म किए। अच्छा, यही चीज इस्लामिक बैंक में थोड़ी सी उल्टी थी। इस्लामिक बैंक के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं था, जिसकी वजह से जो मिजान बैंक जो था वो बैठे बिठाए सबसे ज्यादा इस्लामिक फाइनेंसिंग की बेस के ऊपर भी, उसके नाम के ऊपर भी काफी ज्यादा अपने गेन्स रखता था, और जो उसके क्लाइंट्स थे उसके अंदर जो यील्ड्स थी वो काफी अच्छी उसने बरकरार रखी हुई थी। यही चीज जो था फैसल बैंक थोड़ा सा कंपीट करने के लिए अपने क्लाइंट्स को जो था वो बेटर मार्जिन दे रहा था, यानी कि वो स्प्रेड कम रखता था और अपने जो क्लाइंट्स थे उनको ज्यादा अच्छा ऑफर करता था। तो ये चीज कुछ अर्सा जो है मिजान बैंक ने बहुत जबरदस्त इंजॉय की, लेकिन यही हुआ कि 2025 के अंदर स्टेट बैंक ने ये कहा कि आप भी, इस्लामिक बैंक भी अब जो है ये एक खास रकम जो है अगेन अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको वापस करेंगे, और उसकी बेस के ऊपर मिजान बैंक का जो कुछ प्रॉफिट था वो काफी हद तक कम रहा। यही वजह बनी कि अगर आप पिछले एक साल के अंदर मिजान बैंक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो यूबीएल जैसे बैंक या नेशनल बैंक जैसे बैंक जिन्होंने बहुत जबरदस्त अपने करंट अकाउंट ग्रोथ भी दिखाई, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी एज कंपेयर टू मिजान बैंक, जिसमें ग्रोथ तो हमें नजर आ रही थी लेकिन शेयर की प्राइस इतना से परफॉर्म नहीं की। अब चूंकि एक साल हो चुका है और ईयर ऑन ईयर का जो इफेक्ट है वो अब खत्म हो चुका है, तो उसकी बेस के ऊपर अगर आगे देखा जाए तो मुझे लगता यही है कि बैंक्स, मिजान बैंक भी उसी तरीके से परफॉर्म करेगा जैसे कि बाकी बैंक्स, अच्छे बैंक्स जो है वो परफॉर्म करते आ रहे थे, बिकॉज ऑल ऑफ द थिंग्स जो अभी तक हमने करंट अकाउंट में देखी, कैपिटल अकाउंट में देखी, कॉस्ट टू इनकम में देखी, सारी चीजें जो है वो मिजान बैंक की काफी जबरदस्त चल रही है। इसके अलावा तीन और रेशियोज जो बैंक्स में देखी जाती हैं, एक आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, एक आपका रिटर्न ऑन इक्विटी और एक रिटर्न ऑन एसेट्स। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक डाटा नजर आ रहा है, आप डाटा को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और एवरेज बैंक्स के साथ आप देख सकते हैं ये तीनों जो रेशियोज है आपकी ज्यादा होनी चाहिए और एक अच्छा मार्जिन होना चाहिए एक अच्छे बैंक्स के लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं डिपेंडेंसीज के ऊपर, जहां पे हमने ऑलरेडी देख लिया कि इंटरेस्ट रेट जब नीचे होते हैं तो बैंक्स के जो प्रॉफिट है वो निस्बतन कम हो जाते हैं, लेकिन यहां पे दो चीजों का हमें कंसिडर करना चाहिए। जो बैंक्स जब इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे थे, जिन बैंक्स ने अच्छे रेट के ऊपर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शन दे दिया, इन्वेस्टमेंट करवा दी, तो उनके लिए अगले आने वाले 4-5 साल के अंदर अच्छे प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं। ये काम कुछ अर्सा पहले यूबीएल ने किया था और यूबीएल ने की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, उन्होंने प्रॉफिट बहुत जबरदस्त ग्रो किया। सो इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से जो बैंक्स जो हैं वो अच्छे रेट के ऊपर अपने फिक्स इनकम को लॉक कर ले, वो ज्यादा अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि बैंक्स की जो परफॉर्मेंस, स्टॉक्स की परफॉर्मेंस वो जबरदस्त हो जाती है। तो चूंकि पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर जो है वो हमारे सबसे बड़ा सेक्टर
ऑफ द स्टॉक मार्केट है। तो जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स वगैरह जो होते हैं, इन्होंने लाजमी बैंकिंग सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखा होता है। यहाँ पे एक आप लोगों को डाटा भी नजर आ रहा होगा जिसके अंदर हम दो कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। जब आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर जा रहे होते हैं तब जो है मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड जो है तकरीबन 29% या 30% अपना एक्सपोजर जो है बैंक्स में रखते हैं। लेकिन यही जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं तो ये एक्सपोजर जो है वो कम करके 22% या 23% बैंक्स में ले आते हैं। यानी कि बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट तो की लेकिन मेजॉरिटी सिक्लिकल सेक्टर यानी कि सीमेंट स्टील वाली साइड पे ज्यादा किए। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज को हमने ज्यादा फोकस रखना है। जैसे ऑलरेडी हमने बात की कि इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर जो रूल था वो उन्होंने सख्त कर दिया और जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी। इसके अलावा नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के ऊपर आप लोगों ने बहुत मद्देनजर रखना है कि आने वाले वक्त के अंदर जो जो बैंक्स की जिनके नॉन परफॉर्मिंग लोन ज्यादा हैं उनको इशू आ सकता है और जिनका कम नॉन परफॉर्मिंग लोन्स कम है उनके लिए बेहतरी हो सकती है। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग और अदर पेमेंट मैकेनिज्म्स जो हैं जितने ज्यादा बैंक्स इंट्रोड्यूस करेगा उतना ही वो बैंक्स अच्छा कहला सकता है। यानी कि अगर आप देखें कि जितनी सहूलत आप अपने क्लाइंट के लिए देंगे ट्रांसफर के पैसों को ट्रांसफर करने के लिए, कोई शॉपिंग करने के लिए, उतना ही जो कस्टमर है उन बैंक्स को अडॉप्ट करेगा। तो अगेन जिनकी एप्स अच्छी हैं आपने उनके ऊपर भी फोकस रखना है। तो ये हैं कुछ अदर डेवलपमेंट्स जिसको हमें अपने बैंक्स की इन्वेस्टमेंट के अंदर मद्देनजर रखना है। अब फाइनली देखते हैं कि मिजान बैंक जो है आने वाले साल में हमें कैसा लग रहा है। पिछले साल जो है मिजान बैंक ने 30% की डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई जो कि बहुत बेहतरीन है। बाकी बैंक्स ने भी बहुत जबरदस्त डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई। अच्छा, यही एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। लेट्स सपोज अगले साल जो है वो तकरीबन 13% ऑन एवरेज। वैसे तो बैंक ये कहते हैं कि 10% हम हर साल अगले साल डिपॉजिट ग्रोथ करेंगे। मुझे लगता है कि इससे शायद थोड़ा सा ज्यादा कर सकता है, तो हम रफली 13% तक ऑन एवरेज देख लेते हैं। अगर 13% को एवरेज लगाई जाए, इस टाइम जो है मिजान बैंक के तकरीबन डिपॉजिट ग्रोथ 3.3 ट्रिलियन है, तो अगले साल ये तकरीबन 3.73 ट्रिलियन पे चले जाएंगे। और अगर इंटरेस्ट इनकम के ऊपर जो अगर स्प्रेड को देखा जाए तो ये तकरीबन इस टाइम पे 7.6% है। अगर यही मल्टीप्लाई करके मैं नेट इंटरेस्ट इनकम को निकालूं तो ये तकरीबन 283 बिलियन बनती है। अच्छा, नॉन इंटरेस्ट इनकम पिछले साल की ही अगर मैं निकालूं तो तकरीबन वो 14.6% थी और नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 35.3% था ऑफ योर नेट इंटरेस्ट इनकम। तो यहां पे अगेन इसको अगर हम कैलकुलेट करें, नॉन इंटरेस्ट इनकम हमारी तकरीबन 41.4 बिलियन आती है और आपकी नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 100 बिलियन आता है। अगर इन सारी कैलकुलेशंस को देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा मिजान बैंक का तकरीबन 224 बिलियन आएगा। इस पे अगर टैक्स मैं पिछले साल का अप्लाई कर दूं विच इज अराउंड 54%, मेरे ख्याल से आजकल बैंक पे 52% चल रहा है, लेकिन अगर 54% में लगाते हैं तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो तकरीबन 103 बिलियन आएगा। और ईपीएस अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो दिस विल बी अराउंड 57.6। चूंकि मिजान जो है इस्लामिक बैंक है, ऑलरेडी इसके अंदर देखा है कि बहुत जबरदस्त ग्रोथ चल रही है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं इनकी इसकी प्राइस अर्निंग बहुत जबरदस्त देते हैं। हिस्टोरिकली देखा गया है कि प्राइस अर्निंग 8 के पास जो है ये परफॉर्म अक्सर कर रहा होता है और कई सूरतों में ये 9 प्राइस अर्निंग भी जाती है। अगर हम 8 प्राइस अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो इसकी टारगेट प्राइस वो तकरीबन 460 बनती है और अगर 9 प्राइस अर्निंग्स भी हम इसके अंदर ऐड कर दें तो इसकी टारगेट प्राइस तकरीबन 518 बनती है। इसी के अंदर आप डिविडेंड यील्ड को भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 7.5% ऑन एवरेज पिछले 12 साल के अंदर बैंक्स ने डिविडेंड यील्ड दी है। तो अगेन अगर ये बैंक डिविडेंड यील्ड भी देता है तो इसकी प्राइस यहां से भी इससे ज्यादा जा सकती है। सो ये थी हमारा पूरा बैंकिंग का एनालिसिस और मिजान बैंक का भी हमने एनालिसिस किया। अगर आप लोग ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट मास्टरी के कोर्स के लिए आप लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। अब आप लोगों ने कमेंट्स में ये बताना है कि क्या मिजान बैंक जो है आपके पोर्टफोलियो के अंदर शामिल है और क्या आपको लगता है कि मिजान बैंक जो है ये टॉप बैंक्स के अंदर अभी भी शुमार रखता है। लाजमी आप लोगों ने बताना है। और इसके अलावा जो है अगर जो नेक्स्ट कोई जो भी कंपनी के ऊपर अगर आप चाहते हैं मैं एनालिसिस करूं तो आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी शेयर करना है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।